हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने आइसोथर्मल एक्सपेंशन देख लिया था। ठीक है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में किस तरह से डब्ल्यू क्यू डेल ई और डेल एच की वैल्यू कैलकुलेट करी जाती है वो हमने एक्सप्लेन कर लिया था, राइट। अब जो नेक्स्ट क्लास है आपकी, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एडियाबेटिक एक्सपेंशन या फिर रुद्धोष्म प्रसार, यानी कि अगर रुद्धोष्म प्रसार कराया जाए तो उस टाइम पे आपके W की वैल्यू, Q की वैल्यू, डेल E की वैल्यू वगैरह क्या होगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन फॉर डेल E। ठीक है, डेल E के लिए कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले याद हो तो हीट कैपेसिटी का जो फॉर्मूला था एट कांस्टेंट वॉल्यूम वो आपको पता होना चाहिए, राइट। हमने डिराइव करे थे वो वाले फॉर्मूले। ओके, तो ये हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये वाला फॉर्मूला अगर आपके पास है तो आप आसानी से डेल ई की वैल्यू एडियाबेटिक एक्सपेंशन के लिए जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन 1। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेल ई है आपके पास, तो ये हम लिख देंगे डेल ई और ये डेल टी जो है वो इधर लिख देंगे। ओके, बराबर के इधर जाएगा तो ये हो जाएगा सीवी डी टी। ये हो गया। ओके, ये है हमारा इक्वेशन 2। अब यहाँ पे आइडियाबेटिक प्रोसेस तो है, आइसोथर्मल प्रोसेस तो है नहीं, तो ये तो जीरो तो होगा नहीं। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं T2 माइनस T1। अगर दो टेम्परेचर दे रखे हैं तो आप आसानी से T2 माइनस T1 करके कैलकुलेट कर सकते हैं डेल ई को। तो यही है आपका रुद्धोष्म प्रसार के लिए डेल ई की वैल्यू। ठीक है, आगे चलते हैं। रुद्धोष्म प्रसार कहाँ है तो Q की वैल्यू क्या होगी, ये तो अंडरस्टूड है कि रुद्धोष्म प्रसार है तो Q तो जीरो ही होगा। तो कैलकुलेशन फॉर Q, यहाँ पे Q की वैल्यू क्या होगी, 0। तो एक आइडियल गैस के लिए जब उसका रुद्धोष्म प्रसार कराया जाए, एक आइडियल गैस के लिए जब उसका रुद्धोष्म प्रसार कराया जाए तो Q की वैल्यू हमेशा क्या होती है, एक आइडियाबेटिक प्रोसेस में 0 होती है। ठीक है, ओके। लैंग्वेज आप लिखते रहना, ठीक है, साथ में नोट्स बनाते रहना। इसके बाद चलते हैं कैलकुलेशन फॉर W। ओके, W के लिए कैलकुलेशन कैसे होगी, तो यहाँ पे हम थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ यूज करेंगे। तो हम यहाँ कहेंगे फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, क्या था फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का, Q प्लस W, और यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, एक्सपेंशन करवा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे माइनस आ जाएगा एक्सपेंशन के केस में। ओके, तो ये माइनस। अब Q की वैल्यू एज वी नो in an adiabatic process Q is equal to 0, then in that case ये लिख देंगे हम। ओके, और ये तो फिर क्या हो जाएगा आपका, डेल ई किसके बराबर हो जाएगा, माइनस W के बराबर हो जाएगा। फाइन, और डेल ई की वैल्यू माइनस W के बराबर हुई तो डेल ई की अपनी वैल्यू किसके बराबर थी, ये थी CV T2 माइनस T1। अब ये मत कहना कि यहाँ पे DQ लिखा है, इसको आप अगर मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो इस तरह से लिख सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो इस तरह से लिख सकते हैं। है दोनों का मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, दोनों एक ही है। अगर आप इस इक्वेशन को अगर इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं
तो फिर पूरी इक्वेशन इस तरह से लिखी जा सकती है CV डेल T। ओके, तो भी फाइनली फिर आपको क्या आ जाएगा यहाँ पे, डेल T डेल E इज इक्वल टू CV T2 माइनस T1, वही बात है, राइट। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है छोटे छोटे पॉइंट्स में। ओके, तो यहाँ पे डेल E किसके बराबर था, CV dt के बराबर, पर यहाँ पे ये क्या है, माइनस है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे WB CV T2 माइनस T1। क्लियर है। ओके, तो आप यहाँ पे नॉर्मली भी लिख सकते हैं इस तरीके से कि ये होता है माइनस CV T2 माइनस T1। ओके, और भी अगर दूसरे तरीके से अगर आप लिखना चाहे तो ये माइनस जो है इसको हटाना हो तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसे CV T1 माइनस T2, यानी कि इसके अंदर इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा T1 माइनस T2। तो दोनों ही सही है, दोनों ही गलत नहीं है, दोनों ही सही है। ठीक है, तो जो भी लिखा हुआ है आप उस हिसाब से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, चलो ये हो गई हमारे डेल E की वैल्यू, राइट। नेक्स्ट देखते हैं डेल H की वैल्यू। एक मिनट, नेक्स्ट हम देखेंगे डेल H की वैल्यू, राइट। चलो कैलकुलेशन फॉर ये W की वैल्यू हो गई, डेल H की देखते हैं हम, कैलकुलेशन फॉर डेल H। ओके, यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन है H इज इक्वल टू E प्लस PV। ओके, और इसे हम इस फॉर्म में लिख देंगे, चेंज की फॉर्म में, डेल PV, और एज वी नो PV इज इक्वल टू क्या होता है, RT होता है। तो इसको अगर इस तरह से चेंज के रूप में लिखना है तो हम इस तरह से लिखेंगे, हमने लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेन किया है इस चीज को। ठीक है, तो यहाँ पे डेल P की जगह क्या लिख देंगे हम, R डेल T, तो यहाँ पे लिख देते हैं डेल H इज इक्वल टू डेल E प्लस R डेल T, और E की वैल्यू हमें पता ही है, अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाली है, क्या थी, CV डेल T प्लस R डेल T। ओके, अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको दोनों में ही डेल T कॉमन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा CV प्लस R और ये डेल T। क्लियर है ना इतना। ओके, अब यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना है हमने, तो आपको पता होगा हमने CP माइनस CV इज इक्वल टू R एक रिलेशन निकाला था, CP माइनस CV इज इक्वल टू R एक रिलेशन निकाला था जब हमने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन CP एंड CV, बस इसी को यूज करना है। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये CV है, इसे हम इस तरह से लिख ले, अगर ये बराबर के इधर लिया है तो ये हो जाएगा CV प्लस R हो गया। तो यहाँ पे भी क्या है, CV प्लस R है जो कि किसके बराबर है, CP के बराबर है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे हम CP डेल T, क्या लिख देंगे, CP डेल T, और यही वैल्यू आपकी क्या है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन में डेल H की वैल्यू है। क्लियर हो गया ना इतना। ओके, तो इस तरीके से इन सारी इक्वेशंस को यूज करके कौन सी देखो, फर्स्ट वाली कौन सी थी, ये वाली इक्वेशन हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, या फिर आप इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी E के लिए, इस इक्वेशन को यूज करके आप एडियाबेटिक एक्सपेंशन के लिए E की वैल्यू निकाल सकते हैं, डेल E की, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसके बाद जो है Q की वैल्यू 0 होती है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। देन हमने जो है W की वैल्यू निकाली, जो कि क्या आएगी, जो भी इंटरनल एनर्जी की वैल्यू है इसकी माइनस वाली वैल्यू होगी। ओके, यहाँ पर एडियाबेटिक एक्सपेंशन के केस में। उसके बाद जो है लास्टली हमने जो है वो डेल H की वैल्यू कैलकुलेट करी, और वो डेल H की वैल्यू हमारे पास क्या आई, डेल H इज इक्वल टू CP डेल T। तो इन सारी इक्वेशंस को यूज करके आप जो है वर्क, हीट,
चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है, कैलकुलेशन ऑफ डब्ल्यू क्यू डेल एच एंड डेल ई, अलग अलग प्रोसेस जो हमने यहाँ पे 2 प्रोसेस पढ़े, एडियाबेटिक और एक्सपेंशन वाले प्रोसेस, जो कि आपके कोर्स में सिलेबस में दे रखे हैं। ठीक है, तो इनको यूज करके हमने यहाँ पे ये पूरा टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अभी जो नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ। ओके, थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पर उससे पहले भी हमें कुछ और लिखना होगा। यहाँ पे मैं हेडिंग लगा दूं, बड़ा हेडिंग लगा देते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब इसमें जो है एक मेन पॉइंट आता है कि हमारे पास फर्स्ट लॉ तो था, तो सेकेंड लॉ की हमें नीड क्यों पड़ी, है ना? कुछ उसमें कमियां रही होगी, इसीलिए हमें सेकेंड लॉ की नीड पड़ी, राइट? तो हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि ऐसा फर्स्ट लॉ में क्या कमी थी, या ऐसा फर्स्ट लॉ क्या नहीं कर पा रहा था कि हमें सेकेंड लॉ की नीड हुई, राइट? तो यहाँ सबसे पहले लिखते हैं हम नीड फॉर द सेकेंड लॉ, नीड फॉर द सेकेंड लॉ। क्या नीड थी सेकेंड लॉ की? ओके, कुछ कमियां थी फर्स्ट लॉ की, बस वही कमियां दूर करने के लिए सेकेंड लॉ लाया गया। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सम, एक मिनट, some limitations of first law, प्रथम नियम की कुछ सीमाएं, राइट? ओके, क्या सीमाएं थी? सबसे पहली सीमा तो ये थी कि ये जो है वो डायरेक्शन और कंडीशन नहीं बता पा रहा था जब भी एनर्जी में कोई चेंज होता है। हमने फर्स्ट लॉ में क्या पढ़ा, याद रखना, ध्यान से सुनना भी, कि हमने फर्स्ट लॉ में क्या पढ़ा कि ऊर्जा जो है एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है, नष्ट नहीं होती, एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। अब हमने बस इतना ही पढ़ा, हमने ये नहीं पढ़ा कि अच्छा बदलती है तो उसके बदलने की कुछ कंडीशंस तो होगी, वो क्या है, या फिर उसके बदलने की कोई डायरेक्शन तो होगी, वो क्या है, ये हमें फर्स्ट लॉ नहीं बता पाया। ठीक है, तो इसीलिए हमें सेकेंड लॉ की नीड पड़ी, और सेकेंड लॉ ये बता देता है कि ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में बदलने के लिए कौन सी डायरेक्शन को वो फॉलो करती है। ओके, और कौन कौन सी कंडीशंस होती है जिससे हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट होती है, या फिर एनर्जी अपने एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है। तो यहाँ पर पहली लिमिटेशन थी कि ये डज नॉट explain the direction and conditions for transformation of energy from one form to another। ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे, एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डायरेक्शन क्या होगी और कंडीशंस क्या होगी, इसको एक्सप्लेन नहीं करता। तो ये पहली लिमिटेशन थी। उसके बाद जो सेकेंड लिमिटेशन थी वो थी कि ऊर्जा कितनी मात्रा में चेंज हो, ऊर्जा की कितनी मात्रा, हीट की कितनी मात्रा जो है
वो वर्क में कन्वर्ट होती है। हमने क्या पढ़ा सेकेंड लॉ में, फर्स्ट लॉ में, कि हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट होता है। क्या हीट और वर्क दोनों एनर्जी का ही रूप है? तो हमने पढ़ा था कि हीट जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होती है, पर कितनी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है ये हमें नहीं बताया गया फर्स्ट लॉ के हिसाब से। ठीक है, तो यहां पर हम लिखते हैं हाउ मच हीट कन्वर्ट इनटू वर्क। ये नहीं बताया गया कि कितनी हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट होती है। एंड द रीजन बिहाइंड द reason behind that not एक मिनट, ठीक है। क्या कि सेकेंड पॉइंट क्या था कि कितनी हीट आपकी कन्वर्ट होगी वर्क में, ये नहीं बताया गया। रीजन नहीं दिया गया कि जो हीट कंप्लीटली कन्वर्ट होती है, जो हीट कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं होती है, उसके पीछे रीजन क्या है। हमें बस इतना पता था कि हीट जो है वो कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती, बस इतना अच्छा, तो नहीं हो सकती तो कितनी कन्वर्ट होती है ये नहीं बताया गया कि कितनी कन्वर्ट होती है, और नहीं होती है कन्वर्ट तो उसके पीछे का रीजन क्या है भाई, क्यों नहीं होती है कन्वर्ट। ठीक है, तो ये भी उसके पीछे का रीजन भी नहीं बताया गया है कि क्यों कंप्लीट हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं होती। राइट, तो ये था सेकेंड रीजन थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ लाने का। ओके, इसके बाद जो है वो प्रथम नियम जो है ये भी नहीं बताया गया कि निकाय के जो सारे भाग होते हैं, एक सिस्टम के जितने भी पार्ट होते हैं उनमें चेंज किए बिना आप हीट को कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये भी नहीं बताया गया। फर्स्ट लॉ में ये भी नहीं बताया गया कि हीट को एक सिस्टम के कुछ पार्ट में परिवर्तन किए बिना पूर्णतः कार्य में जो है परिणित नहीं किया जा सकता है। ओके, तो ये भी नहीं बताया गया था। तो यहाँ पे ये कुछ 3 रीजन थे। ओके, तो इन 3 रीजंस के कारण आपको सेकेंड लॉ की नीड हुई। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हिंदी में ही कि निकाय किए बिना ऊष्मा ऊर्जा यानी कि हीट पूर्णतः कार्य में परिणत करना संभव नहीं है। इंग्लिश में कहे तो इट इज इम्पॉसिबल टू चेंज, it is impossible to completely convert
the heat into work without changing in parts of system। ठीक है, निकाय के कुछ भागों में परिवर्तन किए बिना हीट को कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं बताया गया किसमें, प्रथम नियम में। तो ये 3 रीजन थे जिसके लिए जो है सेकेंड लॉ की नीड हुई। ओके, अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि अच्छा ये तो ठीक है, ये तो प्रथम नियम की कमियां थी, ठीक है, पर सेकेंड लॉ का क्या जो है सेकेंड लॉ आया उसमें क्या क्या एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, तो उस बारे में हम कुछ पॉइंट्स जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।